हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, ये वीडियो हमारे बी फॉर्म के फोर्थ ईयर के 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। इसमें उनके सब्जेक्ट सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, जिसका कि सब्जेक्ट कोड बीपी 802T है, उसके AKTU के पिछले 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें जो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग देखेंगे और उनके आंसर्स को भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में जाने से पहले। इन सब के आंसर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पेपर है वो AKTU का 2022-23 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम लोगों ने लिया है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आया था, आइए उसको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू द WHO। एज पर द जो WHO है, हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही आता है, तो एग्जाम में जाने से पहले इसका आंसर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो एज पर द WHO, हेल्थ क्या होता है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज आर इन्फर्मिटी। तो अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर उसके कोई डिजीज नहीं है या कोई इन्फर्मिटी, कमजोरी नहीं है, तो उसी को हम लोग खाली हेल्थ नहीं कहेंगे। अगर उसकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छी है, मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी है और सोशल हेल्थ भी अगर अच्छी है, तो उस अवस्था को ही हम लोग यहाँ पे हेल्थ से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग जो फिजिकल वेलबींग है उसको देखें, तो अगर उसके बॉडी के सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं तो वो उसकी फिजिकल वेलबींग कहलाएगा। अगर उसकी जो क्लियर थिंकिंग की एबिलिटी है वो सही है, वो स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहा है, अपने डिसीजन को ले पा रहा है, तो उसको मेंटल वेलबींग कहा जाएगा। और अगर वो जो हेल्दी रिलेशनशिप है उसको मेंटेन कर रहा है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको हम लोग उसकी सोशल वेलबींग से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेशनल टोबैको प्रोग्राम। तो जो नेशनल टोबैको प्रोग्राम है उस पर आपको शॉर्ट नोट यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2007-8 के आसपास लॉन्च किया था कि टोबैको के यूज़ को कम से कम किया जा सके। और इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो था कि लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर किया जाए कि जो टोबैको है उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट आ सकते हैं। उसके बाद इसका जो अगला ऑब्जेक्टिव है कि जो टोबैको का कंजप्शन है उसको कम से कम किया जा सके। जो भी टोबैको है उसको लेकर के काफ़ी सारे जो लॉ हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा सके और साथ साथ में वो लोग जो कि टोबैको को क्विट करना चाहते हैं उनको हेल्प किया जा सके। इस प्रोग्राम का ये ऑब्जेक्टिव था। और अगर इसके हम की एक्टिविटीज़ को देखें, तो जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत स्मोकिंग को बैन कर दिया गया। जो टोबैको का हमारा एडवर्टीजमेंट है उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। साथ साथ में ऐसे प्रोडक्ट जिनके अंदर टोबैको होता है वहाँ पे वार्निंग को इम्प्लीमेंट करना, हेल्थ की जो हमारी वार्निंग है उसको इम्प्लीमेंट करना आवश्यक कर दिया गया। और ऐसे सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया गया जहाँ पे लोग अगर छोड़ना चाहते हैं तो वो वहाँ पे आ सकते हैं, जिनको हम लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सार्स। तो सार्स क्या होता है, शॉर्ट में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो सार्स की फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को हम लोग सार्स बोलते हैं। और ये एक प्रकार का हमारा हाईली जो इन्फेक्शियस वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज है उसको हम लोग सार्स से यहाँ पे कोरिलेट करते हैं। और इसके पहले आप लोगों को याद होगा कि जो हमारा कोरोना वायरस आया था वो भी एक सार्स का ही जो प्रकार है वो यहाँ पे था। इसके ट्रांसमिशन को देखें तो ये हमारी जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती हैं, जब हम लोग खांसते हैं या छींकते हैं तो जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से ड्रॉपलेट बाहर निकलती हैं उसके थ्रू हमें ये ट्रांसमिट होते हुए देखने को मिलता है। और अगर इसके सिम्टम्स को देखें तो पेशेंट के अंदर हाई जो फीवर है वो इसमें आ जाता है। ड्राई कफ की कंडीशन हमें जो पेशेंट है उसमें देखने को मिलती है। ब्रीदनेस में शॉर्टनेस आ जाती है। साथ साथ में जो न्यूमोनिया लाइक की कंडीशन है वो हमें पेशेंट में डेवलप होते हुए देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिम्टम्स ऑफ द न्यूमोनिया। आपको यहाँ पे न्यूमोनिया के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो राइट डाउन करना है। तो ये एक प्रकार का हमारा जो जो लंग्स है उसका एक इन्फेक्शियस जो डिजीज है उसको हम लोग न्यूमोनिया बोलते हैं। अगर इसके सिम्टम्स को देखें तो जो हाई फीवर और चिल्स की कंडीशन है वो पेशेंट में आ जाती है। वो उसके अंदर जो कफिंग की प्रॉब्लम है वो होती है और कफ के साथ में म्यूकस या पस आना स्टार्ट हो जाता है। उसकी जो ब्रीदिंग है उसमें उसको डिफ़िकल्टी होती है। ब्रीदिंग में वहाँ पे तेज़ी आ
आ जाती है, चेस्ट में उसके जो पेन है वो हो सकता है, जो फैटिग्यू या वीकनेस की कंडीशन है वो आ सकती है, और उसके जो लिप्स हैं वो ब्लूइश हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसके सिम्टम्स यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम एनी 4 डिजीज एसोसिएटेड विद विटामिन डिफिशियंसी। तो जो विटामिन है उसकी अगर डिफिशियंसी होती है तो उससे एसोसिएटेड कोई 4 डिजीज के आपको नाम लिखने हैं। तो आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं। विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस पेशेंट में आ सकती है। विटामिन B1 की अगर डिफिशियंसी है तो जो हमारा डिजीज है जो कि बेरी बेरी कहलाता है वो हो सकता है, जिसमें पेशेंट का जो कार्डियोवेस्कुलर फेल्योर की कंडीशन आ सकती है, या उसको जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज है वो यहाँ वहाँ पे हो सकता है। विटामिन सी की अगर जो डिफिशियंसी है उसको देखें तो उससे जो स्कर्वी की कंडीशन है वो आती है, जिससे उसके दांत और जो मसूड़े हैं वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है और वहाँ की टाइटनेस भी कम होती है। और अगर हम लोग विटामिन डी की डिफिशियंसी को देखें तो जो चिल्ड्रन है उनमें जो रिकेट्स की कंडीशन है वो डेवलप होती है, और जो एडल्ट हैं उसमें ऑस्टियो मलेशिया की कंडीशन डेवलप होती है। और अधिकतर जो हमारी विटामिन की डिफिशियंसी है उससे वो किन किन चीज़ों को अफेक्ट करता है, तो वो पेशेंट का विजन, बोन, नर्व्स और इम्यूनिटी को हमें अफेक्ट करते हुए देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन हाइपरटेंशन एंड इट्स सिम्टम। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? अगर हमारा जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल रेंज है उससे ऊपर चला जाता है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन से इंडिकेट करते हैं। मतलब 140 से 90 mmHg से अगर ऊपर ब्लड प्रेशर एलिवेट होता है तो वो हाइपरटेंशन की कंडीशन कहलाती है। और अगर हम लोग इसके सिम्टम्स को देखें तो जो पेशेंट है उसके मॉर्निंग के टाइम पे अधिकतर जो मतलब हेडेक की कंडीशन है वो होती है। उसके अंदर जो आपका डिजीनेस है वो हो सकता है, नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है, उसका विजन ब्लर्ड हो जाता है, और पल्पिटेशन की दिक्कत उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फंक्शन ऑफ पीएससी। तो जो पीएससी है उसका क्या फंक्शन होता है उसको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना है। तो पीएससी को हम लोग जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उससे यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, और ये जो हमारा कम्युनिटी है और हेल्थ सिस्टम है उसके बीच का फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट पीएससी होता है। और अगर इसके मेजर फंक्शंस को देखें तो जो हमारे कॉमन डिजीजेज हैं उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है, जो भी हमारा जो होता है इम्यूनाइजेशन का या डिजीज कंट्रोल का स्टार्टिंग है वो यहाँ से होता है। हेल्थ के लिए हम इस प्लेस से लोगों को एजुकेट करते हैं, न्यूट्रिशनल जो भी हमें एडवाइस देनी होती है वो हम यहाँ से पेशेंट को दे सकते हैं। और जो भी हमारे यहाँ पे है चाइल्ड का हेल्थ केयर उसको भी इसमें किया जाता है। साथ साथ में जो हमारा एएनसी है और जो आपका यहाँ पे पीएनसी होता है उसमें वुमेंस जब जो फीमेल है वो जब प्रेगनेंसी की कंडीशन में होती है तो वहाँ पे उसका जो जो हेल्थ केयर है वो हम वहाँ पे करते हैं। और आफ्टर द जो आपका प्रेगनेंसी उसको भी हम लोग हेल्थ केयर की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और जो फैमिली प्लानिंग की जो भी केयर है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ साथ में जो हमारा यहाँ पे सर्विलांस है और रिपोर्टिंग है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। इस प्लेस पे हम जो हमारा थोड़ा बहुत टेस्टिंग वगैरह है वो कर सकते हैं। और इस अगर हमें अब जो पेशेंट है वो अगर उसको वो सीवियर कंडीशन में है तो यहाँ से उसको रेफ़र भी किया जा सकता है हायर लेवल पे। तो आई थिंक सो इस क्वेश्चन का भी आंसर अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलेरा एंड डेंगू। तो जो हमारा कॉलेरा और डेंगू है उसके कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट हैं उसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग जो कॉलेरा है उसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा कॉजेटिव एजेंट है जो कि एक बैक्टीरियम है, दैट इज कॉल्ड द विब्रियो कॉलरेई, इसके द्वारा कॉलरा कॉज होता है। और अगर हम लोग डेंगू के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो डेंगू वायरस है उसके द्वारा हमें कॉज होते हुए देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग सब्सटेंस अब्यूज। तो ड्रग एडिक्शन क्या होता है और ड्रग सब्सटेंस अब्यूज क्या है उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल है और वो जो कंपल्सिव ड्रग का यूज़ है वो करना स्टार्ट कर देता है
उसके उसके हेल्थ के ऊपर ख़राब इफ़ेक्ट आने के बावजूद अगर उसको वो जो है लगातार यूज़ कर रहा है, उसका आदी हो गया है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ड्रग एडिक्शन से इंडिकेट करते हैं, या जो हमारा जो ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़ है उससे यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और अधिकतर जो अल्कोहल है, टोबैको हो गया, ओपियम हो गया, जो आपका कैनाबिस है और स्टिमुलेंट है, उसके लोग आदी हो जाते हैं और उसके फिर हेल्थ पे ख़राब इफ़ेक्ट आने के बावजूद उसको वो यूज़ करते हैं, और इसी को हम लोग ड्रग एडिक्शन से इंडिकेट करते हैं। ये इसके अगर हम लोग कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं तो जो यहाँ पे पीर प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सब चीज़ें, उसकी जो आपके मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, उन सब के कारण हमें ये कॉज होते हुए देखने को मिलता है। अगर इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो उसके जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होते हैं, वो उस ड्रग के ऊपर डिपेंड हो जाता है, एंजाइटी की कंडीशन आती है, डिप्रेशन में वो जा सकता है, क्राइम कर सकता है, और उसके जो उसकी फैमिली है वहाँ पे भी उसके ड्रॉबैक हमें देखने को मिलते हैं, ब्रेकडाउन वहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो अंतिम क्वेश्चन है वो है हमारा, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपको शॉर्ट में यहाँ पे पल्स पोलियो प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव को राइट डाउन करना है। तो इस प्रोग्राम को इंडिया में 1995 में लॉन्च किया गया था, पोलियो को इंडिया से इरेडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। अगर इसके ऑब्जेक्टिव को देखें तो इसमें जो 5 साल या उससे कम के हमारे बच्चे हैं उनके अंदर 100% पोलियो का इम्यूनाइजेशन इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है। और उसके साथ साथ में जो भी हमारा इसका जो वायरस है उसका ट्रांसमिशन है उसको वहाँ पे इंटरप्ट करना, उसको वहाँ पे रोकना इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था। उसके साथ साथ में जो हर्ड इम्यूनिटी है उसको मेंटेन करना इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव था। और साथ साथ में जो इसका हमारा है सर्विलांस है और अर्ली डिटेक्शन है, उसको यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करना इसका ऑब्जेक्टिव था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। अब आइए हम लोग अपने अगले पेपर पे मूव करते हैं। ये पेपर हमारा 2022-23 का है और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो अगेन, डिफाइन हेल्थ एज पर द WHO, जो कि हम लोगों ने इसके जो पहले वाले पेपर है उसमें भी पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। तो ये एक हमारा 2022-23 का रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या होता है उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो जो पर्सनल हाइजीन है वो एक हमारी जो जो इंडिविजुअल है उनकी ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें वो अपनी क्लीननेस को मेंटेन करते हैं और उसके हेल्थ के ऊपर जो ख़राब इफ़ेक्ट आते हैं उनको प्रिवेंट करने में ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें हर दिन प्रॉपरली हमें बाथिंग करनी चाहिए, हैंड को अच्छे से वॉश करना चाहिए, ओरल हाइजीन को हमें प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, क्लीन क्लॉथ यूज़ करने चाहिए, जो हमारे नेल हैं, हेयर हैं, उनका प्रॉपर केयर रखना चाहिए, फूड का जो सेफ्टी है उसको प्रॉपरली हमें सेफली हैंडल यहाँ पे करना चाहिए, अच्छे से उसको क्लीन करके ही हमें यूज़ करना चाहिए। और जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये बेसिकली जो हमारे इन्फेक्शन है उनको रोकने का काम करता है, हेल्थ को इम्प्रूव करता है और साथ साथ में हमारी सोशल वेलबींग को भी इन्हेंस करने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है या इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो जो टाइप 1 हमारी डायबिटीज़ है ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है और इसमें क्या होता है कि हमारी जो पेनक्रियाज हैं जहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है वहाँ से हमें काफ़ी कम मात्रा में या बिल्कुल भी इंसुलिन सिक्रीट होते हुए अगर देखने को नहीं मिल रहा है, मीन्स हमारी जो पेनक्रियाज की वो सेल जो कि इंसुलिन सिक्रीट करती हैं वो किसी वजह से डैमेज हो गई हैं, तो वो हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाता है। और इसमें पेशेंट को फिर हमें इंसुलिन की डेली थेरेपी देना आवश्यक होता है। और अगर हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारी एक प्रकार की जो मेटाबॉलिक कंडीशन है उसके कारण ये कॉज होता है जिसमें हमारी बॉडी इंसुलिन से रेसिस्टेंस हो जाती है। और इसमें हमें जो भी हमारा पेशेंट है वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है और इसको अगर हमें प्रॉपर मैनेज करना है तो अगर कुछ लाइफ स्टाइल में हम चेंजेस करते हैं, कुछ हमारे जो यहाँ पे होते हैं मेडिकेशन वो करते हैं और अगर आवश्यकता पड़े तो इंसुलिन को लेते हैं तो आसानी से इसको मैनेज किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा कमेंट ऑन द सार्स। तो सार्स क्या होता है उस पे आपको शॉर्ट नोट राइट डाउन करना है। ये भी हम लोगों ने इसके पहले वाले जो पेपर है वहाँ पे रिपीट हुआ था, तो ये 2022-23 का ही हमारा एक रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्कस IDSP। तो IDSP क्या है उसको शॉर्ट में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो IDSP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम को हम लोग IDSP बोलते हैं। ये 2004 में इंडिया में लॉन्च हुआ था और इसका जो एम था टू वो डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू डिजीज आउटब्रेक अर्ली। तो कोई भी अगर डिजीज का आउटब्रेक होना है तो उसको अगर हम लोग इस प्रोग्राम के तहत जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं और उस पर जो हमें नेसेसरी एक्शन लेना है वो ले सकते हैं। उसके साथ साथ में हमें जो भी उससे डाटा कलेक्ट करने हैं वो हम इस प्रोग्राम के तहत आसानी से कर सकते हैं। साथ साथ में हम उसके लिए जो हमारी लैब की रिक्वायरमेंट है और जो हमारा यहाँ पे रैपिड रिस्पांस टीम है उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और साथ साथ में हमारा जो 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 भी हमारा पब्लिक हेल्थ केयर एक्शन है और कंट्रोल है उस डिजीज़ के लिए उसको टाइमली यहाँ पे ले सकते हैं इस प्रोग्राम के तहत। तो अगर हम लोग कोई भी डिजीज़ है उसका आउटब्रेक होने से पहले ही अगर उसको हम जो है डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो हम उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग पहले से कर सकते हैं और उसके जो दुष्प्रभाव है उसको इस प्रोग्राम के तहत कम से कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के क्या ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट में राइट डाउन करना है। तो आइए इसका भी आंसर अगर हम लोग देखें तो ये क्या है? इंश्योर एबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ वो सर्विसेज इंटीग्रेटेड मेंटल हेल्थ विद द प्राइमरी हेल्थ केयर। तो जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके साथ साथ में जो हमारा मेंटल हेल्थ केयर है उसको भी अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं और हम जो पेशेंट हैं उनको मेंटल हेल्थ जो सर्विसेज है उसको अवेलेबल कराते हैं, तो वो इसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। इसमें हम लोग जो हमारा है यहाँ पे कम्युनिटी उसके पार्टिसिपेशन को प्रमोट करते हैं। साथ साथ में जो हमारा मेंटल यहाँ पे इलनेस है स्टिग्मा है उसको हम लोग कम से कम कर सकते हैं। और जो हमारा यहाँ पे रिहैबिलिटेशन है और जो भी हमारे ऐसे लोग जो कि मेंटली इल है उनके लिए रिहैबिलिटेशन भी प्रोवाइड हम कर सकते हैं इस प्रोग्राम के तहत। इसका ऑब्जेक्टिव ये है। तो इसका भी आंसर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो जो हमारा नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। आइए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इट फोकस ऑन द पॉपुलेशन कंट्रोल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल है और हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर सिंपली फोकस करता है। जो हमारा फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज हैं उनको ये प्रोवाइड करता है। साथ साथ में जो हमारा यहाँ पे होता है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है उसको भी ये प्रमोट करने का काम करता है। जो सेफ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ है उसको इंश्योर करता है और स्मॉल फैमिली के जो हमारे नॉर्म्स हैं उसके लिए लोगों को एजुकेट करता है। तो ये भी आप इसका भी आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द रोल ऑफ WHO इन इंडियन नेशनल प्रोग्राम। तो जो हमारा इंडियन नेशनल प्रोग्राम है उसमें WHO का क्या रोल होता है उसको आपको शॉर्ट में राइट डाउन करना है। तो जो WHO है वो हमें जो टेक्निकल गाइडेंस है या एक्सपर्टीज है वो प्रोवाइड करता है। साथ साथ में जो हमारे अलग अलग डिजीज़ के कंट्रोल के प्रोग्राम होते हैं लाइक TB हो गया, मलेरिया हो गया, पोलियो हो गया, उसमें भी WHO हमें सपोर्ट करता है। वो हमारे जो हेल्थ के वर्कर्स हैं उनको जो ट्रेनिंग है उसमें भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ में हमें जो पॉलिसी प्रिपेयर करनी है, प्लानिंग करना है, उसमें भी वो हमें सहयोग करता है। और साथ साथ में जो फाइनेंशियल और जो लॉजिकल सपोर्ट हमें चाहिए उसको भी ये प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आई थिंक सो इसका भी आंसर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इनलिस्ट एनी 3 फंक्शन ऑफ PSC। तो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनके अगर 3 फंक्शन को हम लोग देखें, ये क्वेश्चन वैसे रिपीटेड है लेकिन आइए इसके 3 फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो पहला फंक्शन है प्रोवाइड बेसिक मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट। उसके साथ साथ में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो हमारी सर्विसेज हैं लाइक जो हमारा इम्यूनाइजेशन है और एंटीनेटल केयर है ANC है उसकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसी की होती है। हेल्थ एजुकेशन और डिजीज जो प्रिवेंशन है वो भी PSC का ही फंक्शन होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द अर्बन हेल्थ मिशन। तो अर्बन हेल्थ मिशन पे आपको एक शॉर्ट नोट राइट डाउन करना है। तो जो हमारे शहरी इलाके हैं वहाँ का जो हेल्थ मिशन है उसको हम लोग अर्बन हेल्थ मिशन से इंडिकेट करते हैं। ये नेशनल हेल्थ मिशन का ही एक पार्ट होता है जो कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे जो पुअर पॉपुलेशन है उनको फोकस करता है, उनको वहाँ पे अफोर्डेबल और जो हमारा एसेसिबल हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं वो ये प्रोवाइड करता है। ये साथ साथ में जो अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको इस्टेब्लिश करता है। ये स्लम्स में और जो हमारे होते हैं वल्नरेबल ग्रुप उनको टारगेट करता है और वहाँ पे जो हमारा इम्यूनाइजेशन है, मेंटल केयर है और डिजीज कंट्रोल है उसको ऑफर करता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ये इसका अंतिम क्वेश्चन था। अब आइए हम लोग अगला जो हमारा थर्ड पेपर है जो कि 2024-25 का पेपर है उस पे आ जाते हैं। और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो है डिस्कस द वेरियस सोशियो कल्चरल फैक्टर रिलेटेड टू द हेल्थ एंड डिजीज। यहाँ पे आपको जो हमारे अलग अलग सोशियो जो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्थ और डिजीज को से रिलेटेड होते हैं उसको आपको शॉर्ट में डिस्कस करना है। तो ये इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग जो हेल्थ और हमारी डिजीज है उसको देखें तो ये स्ट्रांगली हमें काफ़ी सारे सोशल और जो हमारी है कल्चरल एक्टिविटी उसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हुए देखने को मिलती हैं। इसमें हमारा जो बिलीफ है और प्रैक्टिसेस है वो आ जाता है। हम लोग अधिकतर कोई इलनेस होता है तो जो उसके हमारे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है उनके ऊपर जाते हैं जिससे कि उसका जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है वो हमें डिले होते हुए देखने को मिलता है। जो डाइटरी हैबिट हो गया कि जो हमारा एक तरह से कल्चरल फूड है अगर हम लोग उनको ही खाते हैं और उनमें अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रही है तो हमें जो माल न्यूट्रिशन है वो देखने को मिलता है और हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ हमें इससे फैलते हुए देखने को मिलती है। जो हमारा फैमिली का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे लाइक अधिकतर अगर हम लोग देखें तो कुछ लोग जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें रहते हैं, कुछ लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और उनके जो हमारा केयर का सिस्टम है वो अलग तरीके का होता है और जो हेल्थ और सपोर्ट का सिस्टम है वो अलग तरीके का होता है जिसके कारण भी हमें जो हमारी डिजीज़ वगैरह है या हेल्थ वगैरह अफेक्ट होते हुए देखने को मिलता है। जो एजुकेशन का लेवल है वो भी काफ़ी हद तक हेल्थ और डिजीज को इन्फ्लुएंस करता है। साथ साथ में जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी इसको यहाँ पे अफेक्ट करता है और जो जेंडर का रोल होता है वो भी इसको यहाँ पे अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगेन डिफाइन हेल्थ एज पर द WHO जो कि 2022-23 में भी पूछा गया था, 23-24 में भी आया था और उम्मीद है कि जो 24-25 का पेपर है उसमें भी आएगा। जो ये आपका पेपर है जो कि 24-25 का है तो 25-26 में भी आने के इसके चांसेस हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सार्स। ये भी 2022-23 में भी आया था, 23-24 में भी आया, 24-25 में भी आया और 25-26 में भी आ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं डिस्क्राइब द ड्रग एडिक्शन ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़। ये भी आपका 2022-23 में क्वेश्चन रिपीटेड था तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसका आंसर आपको जो फर्स्ट पेपर है उसमें मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा समराइज IDSP जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड डिजीज जो सर्विलांस प्रोग्राम है उससे इंडिकेट करते हैं। ये भी 2022-23 का क्वेश्चन रिपीटेड ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम और इसके बारे में भी हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया। ये भी क्वेश्चन 2022-23 से रिपीट हुआ है। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चन को जब अच्छे से तैयार कर लेंगे जिसको हम लोगों ने इसके पहले बात किया तो आपको अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कोड द रोल ऑफ द WHO इन इंडियन नेशनल प्रोग्राम और ये भी क्वेश्चन 2022-23 का रिपीटेड क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने अभी इसके पहले डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आउटलाइन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। तो ये एक अब इसमें नया क्वेश्चन आया तो आइए इसका भी आंसर हम लोग देख ले। तो जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है हेल्थ केयर का जो एल्डर लोग हैं ओल्ड लोग हैं उनके लिए अगर उसको देखें तो ये 2010 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था और इसमें जो हमारे वो लोग जो कि 60 साल या उससे ऊपर के हैं उनको एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको इस प्रोग्राम के तहत
प्रोवाइड किया जाता है। इसमें उनको जो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और जो हमारा टर्सरी जो लेवल की सर्विसेज हैं वो दी जाती हैं। उनकी जो हमारी हैबिलिटेशन की जो सर्विसेज हैं वो दी जाती हैं। होम बेस्ड जो केयर है वो रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो उनको दिक्कत होती है, तो उनको घर पे ही अगर इलाज को प्रोवाइड किया जाए तो उनके लिए वो बेहतर होता है। उसके साथ साथ में इट प्रमोट हेल्दी एजिंग एंड प्रिवेंट ऑफ द डिसएबिलिटी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमेंट योर व्यू ऑन रूरल सैनिटेशन। तो आपको रूरल जो सैनिटेशन है उस पर अपने व्यू को राइट डाउन करना है। तो ये इसके भी आंसर को देख लेते हैं। तो ये जो पब्लिक हेल्थ है उसमें एक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। इट प्रिवेंट डिजीज लाइक डायरिया, कॉलरा एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ये प्रिवेंट करने का काम करता है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, और जो हमारा डिग्निटी है, स्पेशली जो वुमेन्स हैं उनमें जो डिग्निटी है उसको ये इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ में जो हमारा इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन है उसको भी ये कम करने का काम करता है। जो स्वच्छ भारत हमारा जो मिशन है वो भी इस प्रोग्राम के तहत वो लेके आया गया, और इसके तहत जो हमारा यहाँ पे वो सैनिटेशन है उसको प्रॉपरली, उसका जो कवरेज है उसको इम्प्रूव किया गया, और साथ साथ में जो लोग हैं उनको प्रॉपरली इसके लिए जो एजुकेशन है वो दिया गया, और स्पेशली जो भी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है उसको यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश करके इसेंशियल किया गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो जो नेशनल जो हमारा अर्बन हेल्थ मिशन है उसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 2022-23 में पूछा गया था। तो आई थिंक सो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में जाने से पहले इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।